नमस्कार दोस्तों, मैं राधा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ठकुरेला स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तालिबान का विकास अफगानिस्तान में कैसे होता है और वो कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने इस तालिबान को प्रोत्साहन दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम तालिबान की कुछ जो जनसंख्या है, जो जनांकिकी है, जो डेमोग्राफी है, हम उसको समझेंगे। दोस्तों इसके अंदर ये जो पूरा अफगानिस्तान है ये भिन्न भिन्न जनजातियों में बटा हुआ है। इनमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो जनजाति जो पूरे इस अफगानिस्तान को रूल करती है उसका नाम है दोस्तों पश्तून ट्राइब। आप ये देख सकते हैं, ये जो इलाका आप जो देख रहे हैं ये पश्तून ट्राइब का इलाका है। एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। कौन सा पश्तून ट्राइब का इलाका? ये जो इलाका है दोस्तों ये पश्तून ट्राइब का इलाका है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इलाका है ये है भाई हजारा का, ये है ताजिक और ये है दोस्तों उज्बेक और ये है दोस्तों यहाँ पर बलूच। ये इन सारी ट्राइब में भाई अफगानिस्तान का डिवीजन है, ठीक है। अब दोस्तों घटना शुरू होती है यूएसएसआर के क्रीमिया के युद्ध से। इसमें दोस्तों यूएसएसआर बिल्कुल पराजित हो जाता है। यूएसएसआर स्टडी करना शुरू करता है भाई मैं पराजित कैसे हुआ। उसने देखा कि जो ब्रिटेन जो एक महत्वपूर्ण खेमा था इसको पराजित करने वालों में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे था। अब रूस को भी लगा कि भाई हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। अब ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था तो इसको जो रॉ मटेरियल है वो जुटाना था, जो संसाधन है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिन संसाधनों की जरूरत होती है उसको जुटाने के लिए अब जरूरी थी कि ऐसे क्षेत्र को खोजा जाए रसिया के अंदर कि जो उनकी पूर्ति कर सके। दोस्तों उसने देखा कि जो मिडिल एशिया का एरिया है, मतलब जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है ना, और ये जो किर्गिस्तान है, उसने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया। क्लियर दोस्तों, उसने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया। अब दोस्तों यहां पर था इंडिया में ब्रिटेन। अब उसको चिंता हुई कि भाई अगर ये इसकी एक्टिविटी जो है मिडिल एशिया तक बढ़ चुकी है तो भारत तक आने में भी कोई ज्यादा समय नहीं है। अब ब्रिटेन चिंतित हुआ। उसने क्या किया दोस्तों, ये जो अफगानिस्तान है इसका सुरक्षा पंक्ति के तौर पर ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी बेचैनी थी ये। तो उसने कई बार अफगानिस्तान पर अभियान भेजे। पहला अभियान ऑकलैंड के नेतृत्व में भेजा गया, लेकिन दोस्तों ये बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर पराजित हुए। इनको ये एहसास हो गया कि भाई हम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो इन्होंने एक इसका विकल्प खोजा। दोस्तों 1893 में इन्होंने जो विकल्प खोजा वो था डूरंड लाइन। इन्होंने जो पश्तून ट्राइबल है ना दोस्तों, पश्तून पॉपुलेशन, उसको बीच में से डिवाइड किया। मतलब आधी पश्तून जो भारत के एरिया में आई और आधी जो पश्तून है वो चली गई अफगानिस्तान के एरिया में। ऐसे में पश्तून पॉपुलेशन ने ना दोस्तों इसको अस्वीकार कर दिया, डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया। अगर पश्तून पॉपुलेशन दोस्तों भविष्य में कभी भी ताकतवर होगी वो इस विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों ये कहानी चलती रही 1947 तक। लेकिन एक ऐसा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। अब वक्त था गुलाम देशों को, कॉलोनीज को एकदम इंडिपेंडेंट करने का, उनको आजाद करने का। अब ऐसे में दोस्तों 1947 में दो देश सामने आते हैं, एक है भारत और एक है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को यह समस्या अब विरासत में मिल चुकी थी। अब क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में 1947 के समय, मतलब कि 1933 से लेकर के 73 तक जहीर शाह का शासन था। यह एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी। अब इन्होंने क्लियरली कहा था कि भाई हम डूरंड रेखा को नहीं मानते। जब पाकिस्तानी हुकूमत आई तो उससे इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई सुन लो कि ये जो डूरंड रेखा है हम इसको स्वीकार नहीं करते। जहां तक पश्तून ट्राइब है वो सब एरिया हमारा है। पाकिस्तान इस बात से चिंतित हो गया। अभी तो हमारा निर्माण हुआ है, ये तो हमारे टुकड़े टुकड़े करने की बात हो रही है अभी। और दूसरी दोस्तों इनकी नीति एकदम क्लियर थी, सोवियत मॉडल को इन्होंने अपने देश के अंदर अपनाया था। ऐसे में दोस्तों ये दौर था शीत युद्ध का। अमेरिका अब इनकी इस नीति से चिंतित था। अमेरिका को लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो अफगानिस्तान है एशिया के अंदर, इसका झुकाव जो है वो यूएसएसआर की तरफ है। अगर इसका झुकाव यूएसएसआर की तरफ है तो कहीं ना कहीं जो एशिया में जो यूएसए का जो प्रेजेंस है वो कमजोर हो जाएगा। अमेरिका भी इस बात से चिंतित था और पाकिस्तान भी डूरंड लाइन के विवाद को लेकर के दोस्तों चिंतित होता है। और 1933 से लेकर के 73 तक दोस्तों जो जहीर शाह है वो अपना शासन चलाते हैं। 73 में दोस्तों ये बुढ़े हो जाते हैं, ये काफी कमजोर हो जाते हैं और इनके कमांडर मोहम्मद दाऊद के द्वारा 1973 में मतलब मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है और मोहम्मद दाऊद बनते हैं दोस्तों नए पीएम। इनकी भी विजन दोस्तों एकदम क्लियर था। दो नीतियां इनकी एकदम से जहीर शाह के समान थी। पहली डूरंड रेखा का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने भी डूरंड रेखा को दोस्तों स्वीकार नहीं किया। दूसरा इन्होंने भी यूएसएसआर की नीतियां मतलब समाजवादी नीतियों को अपनाया था। दोस्तों तीसरी नीति जिसने के पूरा गेम बदल के रख दिया, बहुत ही धर्मनिरपेक्षता की नीति।
मतलब ये जो दाऊद जो थे वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिबरल ज्यादा थे। अब ऐसे में दोस्तों ये यहाँ के जो कट्टरपंथी जो इस्लामिक नेता थे वो अब दाऊद से नाराज हो गए। अब नाराज होने वालों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था बुरहानुद्दीन रब्बानी। ये अपने पूरे गैंगों को लेकर के पाकिस्तान चला गया समर्थन लेने के लिए दाऊद की सरकार के खिलाफ। दोस्तों पाकिस्तान तो ये चाहता था कि मैं कैसे भी करके अपने जो डूरंड रेखा का विवाद है उसका समाधान करूं, और साथ में अमेरिका भी ऐसा चाहता था। और दोस्तों आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये 1973 मतलब ये एक वो समय है जब वियतनाम में जो यूएसए की बड़ी बुरी तरह से पराजय हुई थी। अब पूरी दुनिया हंस रही थी यूएसए के ऊपर कि ये बनेंगे नेता पूरी दुनिया के। वियतनाम में इनको दोस्तों मार के भगा दिया। दोस्तों वो वियतनाम ने नहीं, रसिया ने इनको मार के भगाया था वहां से, क्योंकि वियतनाम को समर्थन देने वाले रसिया थे। अब कहीं ना कहीं दोस्तों कोल्ड वॉर का समय था। अब दोस्तों यूएसए इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था, वो मानकर चल रहा था कि यूएसएसआर ने मुझको हरा दिया। अब दोस्तों यूएसए चाहता था कि अब मैं रसिया को अफगानिस्तान में बुलाऊं और फिर मैं इसको भी पीट के यहां से भगाऊंगा, जैसे इसने मेरी हालत वियतनाम में की, मैं इसके साथ ऐसा यहां पर करूंगा। और दोस्तों पाकिस्तान ने यूएसए को बुलाया कि देखो भाई बुरहानुद्दीन रब्बानी अपनी पूरी गैंग के साथ मेरे यहां बैठा है, अब हम दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर आंतरिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो दोस्तों यूएसए आया। यूएसए ने क्या किया कि भाई रब्बानी को बुलाया, है ना, रब्बानी को बुलाया और रब्बानी से कहा कि भाई तुम एक काम करो, ये रब्बानी है दोस्तों, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। रब्बानी से कहा कि तुम लड़ा के लेकर आओ, हम तुमको समर्थन देंगे, तुम ये जो रसिया की जो गवर्नमेंट है, ये जो दाऊद की गवर्नमेंट है, इसको हटाना है तुम्हें। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही अराजकता यहां पर फैलने लगी दाऊद की सरकार के खिलाफ, तो यूएसएसआर को लगा कि यार ये दाऊद कुछ नहीं उखाड़ पाएगा अब यहां पर, तो वो खुद आ गया अफगानिस्तान में, अपनी आर्मी के साथ एंटर कर जाता है। और दोस्तों 1978 में मोहम्मद दाऊद को हटा करके नूर तराकी को सत्ता में लेकर आता है और लाने वाला था दोस्तों यूएसएसआर, और ये बिल्कुल एकदम से मार्क्सवादी नेता था। अब ये एक बहुत बड़ा गेम चेंज साबित हुआ। यूएसए के मन की हो गई कि आ गया बेटा तू यहां पर, अब मैं तुझको पीटूंगा। अब यूएसए ने पूरा प्लान किया। अब दोस्तों यूएसए का प्लान क्या था, यूएसए ने क्या कहा, पाकिस्तान को बुलाया, और दोस्तों यूएसए एकदम क्लियर नहीं आया, उसने पाकिस्तान को फ्रंट बेस की तौर पर इस्तेमाल किया। उसने क्या किया कि पाकिस्तान में मदरसों के अंदर ये जो पश्तून ट्राइबल लोग हैं, मतलब मुजाहिदीन, इनको इकट्ठा किया और इनको मदरसों में ले जाया गया और उनको वहां पर एजुकेट किया गया ताकि वो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाए। दोस्तों अमेरिका का इंटरेस्ट एकदम क्लियर था, इंटरेस्ट ये था कि मुझको यूएसएसआर को पीटना है, एकदम क्लियर विजन था। और इसके लिए दोस्तों कुछ मौलाना मतलब के धर्म गुरुओं को लाया गया, और इसमें सबसे आगे था सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान दोनों के संबंध काफी मजबूत थे। सऊदी अरेबिया और यूएई ने समर्थन दिया इस काम में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का। अब हुआ क्या दोस्तों, सऊदी अरेबिया से एक व्यक्ति आया जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन। दोस्तों ये जो ओसामा बिन लादेन है ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होता है। आगे आप इस चीज के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं ओसामा बिन लादेन की क्या ख्याति है पूरी दुनिया में। ये अलकायदा का गठन करता है। और पाकिस्तान से 3 लोग आते हैं, हक्कानी, और दूसरा मसूद अजहर, और तीसरा हाफिज सईद। ये चारों लोग दोस्तों मिलकर के मदरसों में इन लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं। ये बात है 1978 की, ठीक है। 1978 में दोस्तों प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है बहुत तेजी से चलता है, और ये यूएसएसआर के खिलाफ इन लड़ाकों को उतारते हैं, मतलब मुजाहिदीनों का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, 1988 का समय आ गया। अब यूएसएसआर जो है वो हार जाता है और वो अफगानिस्तान से वापस चला जाता है। अब यूएसए का इंटरेस्ट हो गया एकदम से कंप्लीट, यूएसए की जो इच्छा थी वो एकदम से समाप्त हो गई। अब यूएसए का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। तो अलकायदा जो ओसामा है वो नाराज हुआ इस बात से कि भाई तुमने तो हमारा इस्तेमाल कर लिया, अपने हितों के लिए तुमने काम किया इतना बड़ा। ओसामा एक अलग ही सपना देख रहा था। तो दोस्तों हुआ क्या कि ओसामा नाराज हो गया, किससे, अमेरिका से। तो 1988 में ओसामा ने नाराज होकर के अलकायदा का गठन किया। इसका टारगेट था सीधे अमेरिका से बदला लेना। इसका एकदम सीधा विजन था कि अमेरिका को हम पीटेंगे एक दिन। तो दोस्तों दूसरा चैलेंज था, इस समय पर 2 बड़े चैलेंज थे। एक चैलेंज क्या था कि अफगानिस्तान में अब किसकी सरकार आई। तो इस चैलेंज का समाधान किया गया कि भाई जो बुरहानुद्दीन रब्बानी थे उनके नेतृत्व में एक सरकार का गठन कर दिया गया।
लेकिन दोस्तों ये सरकार कभी संगठित नहीं हो पाई अपने आप को। दूसरा चैलेंज दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो मदरसों में जो मुजाहिदीन जो तैयार हुए थे, अब उनका क्या किया जाए दोस्तों? उनको तो यूं नहीं छूट सकते, वो प्रशिक्षित लोग हैं। अब दोस्तों तीसरा, जो हाफिज सईद हक्कानी और जो मसूद अजहर थे, पाकिस्तान ने इनको बड़ा स्मार्टली कश्मीर के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटी को प्रमोट करने का काम दे दिया। दोस्तों हुआ क्या, 1988 से के बाद से कश्मीर में हम देखते हैं कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी है वो एकदम से बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण ये भी था। अब दोस्तों अब हुआ क्या, अफगानिस्तान के अंदर कोई स्टेबल सरकार नहीं बन पा रही थी। अब अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल सरकार नहीं बन पा रही तो अफगानिस्तान के लोग नाराज थे। और जो तालिबान जो था, वो जो लड़ाका जो तैयार किया गया था, तालिबान नहीं, मुजाहिदीन जो मदरसों में तैयार किया गया था, अब वो अफगानिस्तान की हालत देख करके चिंतित हो रहे थे। अब मुल्ला उमर के नेतृत्व में एक संगठन बना इन्हीं मुजाहिदीनों का, उसका नाम रखा गया दोस्तों तालिबान। अब दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, तालिबान उन मदरसों में शिक्षित किए जा रहे जो मुजाहिदीन थे, उन्हीं का संगठन था जिसका नाम रखा जाता है तालिबान। इसका नेता होता है दोस्तों मुल्ला उमर। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुल्ला उमर को। अब इसने आईएसआई से और पाकिस्तान से मीटिंग की, भाई ऐसा है कि अफगानिस्तान में हम बनाएंगे अब गवर्नमेंट। किसी के बस की बात नहीं है गवर्नमेंट या बनाने की। तो पाकिस्तान तैयार हो गया कि भाई ठीक है, कि भाई क्योंकि वो इसलिए तैयार हो गया क्योंकि भाई ये सारे परेशान कर रहे थे, रब्बानी वगैरह। कोई कह रहा था भाई मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, कोई कहता है मैं गृह मंत्री बनूंगा, कोई बोलता है भाई मैं रक्षा मंत्री बनूंगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो संगठित सरकार नहीं बना पा रहे थे, आंतरिक संघर्ष काफी बढ़ चुके थे दोस्तों। अब आईएसआई ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों एक दिन ऐसा आया 1996 में, जब तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सत्ता जमाने में सफल हो जाता है और इसके मुखिया बनते हैं मुल्ला उमर। शुरुआती दौर में दोस्तों अफगानिस्तान के लोगों को बड़ा मजा आया कि हाँ ये सरकार अच्छी है, सड़क बनवा रही थी, सारे काम कर रही थी, अस्पताल निर्माण करवा रही थी, डेवलपमेंट का काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों लोगों को जब बुरा लगना शुरू हुआ, जब इसने कट्टरवादी इस्लामिक विचारधारा को लागू किया, जैसे महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी, महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर अकेली नहीं जाएंगी, किसी पुरुष के साथ ही जा सकती हैं, महिलाओं का इन्होंने खुलेआम शोषण किया। और दोस्तों इस सरकार का जिसने समर्थन किया वह आईएसआई, मतलब पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। पूरे दुनिया में केवल 3 ही देश थे जो तालिबान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। क्लियर। लेकिन दोस्तों अब पूरे 2 घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे पूरा हिस्ट्री बदल जाती है। एक 1999 में दोस्तों काठमांडू से भारतीय एयरलाइंस का एक विमान IC-814 उड़ान भरता है और उसको हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक करके तालिबानी क्षेत्र कंधार में ले जाया जाता है। दरअसल दोस्तों इसको ले जाया इसलिए गया था क्योंकि एक मसूद अजहर नाम का व्यक्ति, मैंने आपको बताया एक मौलाना जिसने मुजाहिदीनों को तैयार किया था, जब उसको पाकिस्तान ने कश्मीर में एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगा दिया था, तो वो कश्मीर आया था। तो उसको वहां से जो इंडियन जो इंटेलिजेंस है उसने उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में एक बड़ा चैलेंज था कि मसूद अजहर को छुड़वाया जाए। इसी के संदर्भ में यह पूरा कांड किया गया था। और दोस्तों इसमें एक बड़ा हाथ था आईएसआई का। और दोस्तों जबरदस्ती ये लोग कंधार में जहाज को लेकर गए थे, क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम जहाज को अपने यहां पर नहीं बुला सकता था, क्योंकि फिर अगर ऐसा करता तो पाकिस्तान का नाम सामने आ जाता। तो पाकिस्तान ने तालिबान का यूज किया। दोस्तों जो पाकिस्तान है ना, अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था तालिबान का अपने हितों को सुधारने के लिए, कश्मीर में अपने हितों को पूरा करने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान जो है तालिबान को समर्थन दे रहा था। और कहीं ना कहीं जो डूरंड रेखा की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे कम भी हो रही थी। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो मुजाहिदीन है ये वही पश्तून लोग हैं जिनको डूरंड रेखा के माध्यम से विभाजित किया गया। ये ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठेंगे, आगे जाकर के ये भी डिमांड तो करेंगे अपने पश्तून एरिया की। अब दोस्तों भारत सरकार को मजबूरी में मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा। क्लियर। दोस्तों इसी समय पर एक मुल्ला उमर और अलकायदा के बीच में ना एक समझौता होता है। वो समझौता क्या है कि भाई देखो ऐसा है, तुमको खड़ा करने वाले हम हैं। तो तालिबान ने बोला बात तो ठीक है भाई, तो हम क्या करें आप? उन्होंने कहा तो हमको समर्थन दो। उन्होंने कहा किसका समर्थन? उसने बोला कि हम अलकायदा का गठन किया है, अमेरिका से बदला लेंगे और तुम हमारा साथ दो इस बात में। तो तालिबान ने कहा ठीक है, और उसने कहा तुम सरकार चलाओ अफगानिस्तान में, हमें तुमसे कोई समस्या नहीं और तुम हमको समर्थन दो। तो उसने कहा ठीक है हम आपको समर्थन देते हैं।
दोस्तों, अलकायदा एक बड़ी घटना को अंजाम देता है 2001 में। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक आतंकी हमला किया जाता है जिसे अमेरिका के अंदर 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस पूरी घटना ने पूरे विश्व को दहला दिया। अमेरिका जैसी महाशक्ति पर यह एक हमला एक अलकायदा जैसे ग्रुप के द्वारा, यह एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों एक बड़ी चुनौती थी अमेरिका के लिए। अमेरिका ने यह मन बनाया कि देखो भाई, ऐसा है कि अलकायदा ने हम पर हमला किया और जिसको पनाह दिए हुआ है तालिबान, हम तालिबान को पीटेंगे सबसे पहले तो। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया अमेरिका ने और उसने 2001 में ही तालिबान को सत्ता से हटा दिया। दोस्तों, हमें क्या देखने को मिला? 1996 से लेकर के 2001 तक तालिबानी हुकूमत चलती है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने यह कोहराम मचाया ना अफगानिस्तान के अंदर कि तालिबान को दोस्तों नष्ट करके रख दिया। दोस्तों, कत्लेआम मचा दिया तालिबान का। तालिबान परेशान बेचारा घूम रहा था। तालिबान के लिए अफसर छुपाने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी। अब जो अलकायदा जो था वो पाकिस्तान में शरण ले लेता है। अब ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ कि या तो वो अलकायदा को शरण दे या फिर अमेरिका का साथ दे। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्रिएट किया और दोस्तों अमेरिका का ज्यादा समय तक तो पाकिस्तान विरोध नहीं कर सकता। अब अंततः उन दोनों की डील हुई। अब उस डील में यह हुआ कि अमेरिका जो है वो तालिबान से कुछ नहीं कहेगा, जो अलकायदा है उसको मारेगा, उसको टारगेट करेगा पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों, पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी। किसको? अमेरिकन आर्मी को। और उसने अलकायदा को मारना पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम देखते हैं एक समय ऐसा आता है कि उसामा बिन लादेन को इंडियन आर्मी के द्वारा मार दिया जाता है और 2001 में तालिबानी सत्ता को अमेरिका के द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहां पर एक अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो एक सरकार लाने का प्रयास करते हैं 2001 के बाद। दोस्तों, इसके बाद की घटना को हम अगली वीडियो में जानेंगे कि 2001 के बाद ऐसा क्या हुआ। ठीक है, एक नई सरकार आई तो उसमें ऐसी कौन सी कमियां थी कि फिर से हमें तालिबान देखने को मिलता है आज के समय पर। दोस्तों, तालिबान का पूरा फिर से कंट्रोल हो चुका है। तो इसके आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे। और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें दोस्तों, शेयर कीजिएगा और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज सब्सक्राइब करिएगा। तो आपके द्वारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।